भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। इस तबाही का नाम है बिपरजॉय। बिपरजॉय अरब सागर से उठा हुआ एक तूफान है जिसने भारत के साथ साथ पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले रखा है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हम सबसे पहले बिपरजॉय को समझेंगे, इंडिया में होने वाले उसके प्रभाव को समझेंगे, इसके साथ साथ हम पाकिस्तान में होने वाले इसके प्रभाव को समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि अरब सागर में इतने तूफान क्यों आ रहे हैं और उस तूफान का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। इसके बाद हम समझेंगे चक्रवात क्या होता है और इसके नामकरण को कैसे डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। अरब सागर से उठा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन भारत के लगभग 8 से 9 राज्यों को डायरेक्ट तौर पर प्रभावित किया। इसके बाद इसने उसके आसपास के जितने भी राज्य उनको भी इनडायरेक्ट तौर पे इसने इम्पैक्ट डाला अपना। इन 8 से 9 राज्यों में जो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य था वो था गुजरात। अब आप पूछोगे गुजरात इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, तो हम आपको एक छोटी सी थ्योरी के थ्रू समझाते हैं। देखो, जब कोई भी साइक्लोन आता है किसी भी समुद्र में तो उसका सबसे ज़्यादा असर उस स्टेट पे पड़ता है जहाँ पे उसका लैंडफॉल होता है। अब आप सोचोगे लैंडफॉल क्या होता है। मानो अरब सागर में साइक्लोन आया बिपरजॉय। बिपरजॉय क्या होगा, साइक्लोन आया, उठा, अपना घूमा, अपने स्पीड से आगे बढ़ा और स्पीड से आगे बढ़ते बढ़ते वो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा। जैसे कि इस बार गुजरात से और कराची के बीच में टकराना था, तो गुजरात से कराची के बीच का जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि ये इसका लैंडफॉल है। तो जो बिपरजॉय है उसकी स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति आवर थी, जो कि गुजरात में टकराया, गुजरात से कराची के बीच टकराया। और आमतौर पर क्या होता है कि जब लैंडफॉल हो जाता है कोई तूफान तो उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। कोई किसी भी तूफान का प्रभाव कम हो जाता है। अब सोचो कोई कहीं जाकर टकरा जाएगा तो उसके बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं गिरते हैं, उठते हैं और फिर हड़बड़ा के उठते हैं, एकदम चलने लगते हैं कि हम ठीक है। वैसे ही वो जो तूफान है बिपरजॉय वो गिरा, मतलब कि लैंडफॉल हुआ, फिर वो उठेगा स्पीड से कि हाँ आई एम गुड और अपनी स्पीड से बढ़ेगा। इसलिए लैंडफॉल के बाद अक्सर जो तूफान की स्पीड होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद है कि लैंडफॉल के बाद इसकी स्पीड थोड़ी बड़ी है। ठीक, अब बात करते हैं इंडिया में इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए। इंडिया में एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम को हाई अलर्ट पे रखा गया। वायुसेना की टीम को भी अलर्ट किया गया था कि उम्मीद जरूरत पड़ने पे आपकी भी मदद ली जा सकती है। 76 से ज़्यादा ट्रेन को रद्द किया गया। करीब 76,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया। हमारी जो सुरक्षित टीम थी, हमारे जो लोग थे, हमारी जो सेना थी, हमारे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। इसके बाद आप आ जाओ कि पाकिस्तान में इसके क्या इम्पैक्ट हुए। पाकिस्तान में भी वही हुआ। करीब 65,000 लोगों को पाकिस्तान सरकार ने समुद्री तट से हटाया, उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर ले गए। करीब 65,000 लोगों के लिए कैंप बनाए गए, कुछ सरकारी स्कूल में रखे गए, उनके लिए लंगर चलवाए गए ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो, खाने पीने का नुकसान नहीं हो, कोई जान माल का नुकसान नहीं हो। तो जो असर इंडिया में पड़ा है वही असर लगभग पाकिस्तान में भी इसका पड़ा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे कि अरब सागर में इतने तूफान क्यों आ रहे हैं। अरब सागर जो कि पहले शांत माना जाता था, यानी कि वहाँ पे साइक्लोन नहीं आते थे, लेकिन अब वहाँ पे साइक्लोन आ रहे हैं बहुत। देखो, होता ये है कि किसी भी सागर में साइक्लोन तब आता है जब वहाँ की टेम्परेचर बढ़ती है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी का जो सागर है वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहती थी, इस वजह से वहाँ पे तूफान आते थे, तो वहाँ पे साइक्लोन आते थे। लेकिन अब अरब सागर में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहती थी। अब वहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से अरब सागर के तल में टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कोई भी समुद्र का जब तल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका पानी गर्म होता है। पानी जब बहुत गर्म होगा तो उसके बाद उसके ऊपर जो एयर होगा वो गर्म हो जाएगा, और गर्म एयर हमेशा लाइट होती है, यानी कि हल्की होती है। गर्म एयर ऊपर जाएगी तो तल और जो समुद्र है उसके बीच से गर्म एयर ऊपर गई, वहाँ का जो जगह है खाली हुआ। तो देखो, होता है क्या कि जो गर्म सागर है, गर्म तल है, गर्म एयर है, चीज़ें ठीक है, मेंटेन रहेंगी, कभी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन जब सागर गर्म है, तल गर्म है और जो गर्म एयर है वो ऊपर चली गई और उनके बीच के खाली जगहों को जब ठंडी एयर भरेगी तो वहाँ पे साइक्लोन जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो पहले ये छोटा सा तूफान होता है, फिर उसके बाद ये डिप्रेशन में जाता है, फिर उसके बाद हाई डिप्रेशन में जाता है, फिर साइक्लोन, हाइपर साइक्लोन, इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट होता रहता है। खैर, ये बहुत अपने आप में बड़ा लोचा है, आम आदमी के समझ के बाहर है, तो हम इसे छोड़ देंगे। तो ये हुआ कि साइक्लोन क्यों आता है। इसके बाद हम समझेंगे कि अगर अरब सागर में से बार बार साइक्लोन आएगा, यानी कि अरब सागर में गर्मी बढ़ते जा रही है और ऐसे बार बार साइक्लोन आएगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान गुजरात को होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले साल से कि अरब सागर में जो साइक्लोन आते हैं उनकी जो दिशा होती है वो अक्सर गुजरात होती है।
तो गुजरात में ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाते हैं। आप अगर बात करो गुजरात की, तो गुजरात में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बंदरगाह हैं और बड़े बड़े भी बहुत सारे बंदरगाह हैं। इन सारे बंदरगाहों से रोज करीब लाखों रुपए का कारोबार होता है और एक तूफान के आने की वजह से ये बहुत दिन तक ठप हो जाते हैं, जिससे कि लाखों रुपए का कारोबार ठप हो जाता है। एक दिन अगर 1 लाख का भी आपको नुकसान हुआ तो आप 7 दिन में समझ सकते हो कितना का नुकसान होगा। तो यहाँ तो खैर करोड़ों में कारोबार हो रहा है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान गुजरात को झेलना पड़ता है। ऊपर से गवर्नमेंट का जितना एफर्ट लगता है इन सारी चीज़ों में, जिन सारी चीज़ों का नुकसान होता है उसको सुधारने में गवर्नमेंट का एफर्ट लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही नुकसान होगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरब सागर में नुकसान हो रहे हैं, उस नुकसान की वजह से इंडिया में एक भारी नुकसान हो रहा है। और आपको इससे सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर इंडिया में नुकसान होगा तो पाकिस्तान इससे बच नहीं पाएगा। अगर साइक्लोन इंडिया में आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं बच पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अब हम समझेंगे कि इनके नामकरण को कैसे डिसाइड किया जाता है। अब आप इसको ऐसे समझो कि एक तो हो गया एशिया, एक तो हो गया प्रशांत, ठीक। तो जो एशिया के आसपास के जितने भी वो हैं कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज ने क्या किया, मिला के एक ग्रुप बनाया 2004 में, मिला के एक ग्रुप बनाया जिसको RSMS कहते हैं। RSMS क्षेत्रीय मौसम विभाग के ग्रुप है, जिसमें कि इंडिया का भी जो मौसम विभाग का केंद्र है वो भी शामिल है। तो RSMS क्या करते हैं कि एक एक बाय सर्कल नाम रखते हैं। सिंपल से समझते हैं कि जो एशिया में प्रशांत महासागर में जितने भी तूफान आते हैं, तो इनके आसपास के जितने भी जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज बारी बारी से नाम रखते हैं। जैसे कि इसके पहले आया था उसमें